हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बच्चों हम लोग भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से बच्चों इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही छोटी-छोटी स्लाइड्स में ये आप लोगों के लिए तैयार की गई है वीडियो। अगर ये आपको पसंद आए बच्चों तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? हिंदी में बेटा, हिंदी व्याकरण में जो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आता है सबसे पहले, भाषा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही छोटा सा और सरल है बच्चों। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात भाषा एक साधन के रूप में काम करता है बच्चे, जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को, अपने मन के विचार को दूसरों को पहुंचाते हैं, दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को और दूसरे के विचारों को हम समझ जाते हैं। वही भाषा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, भाषा के रूप। बच्चों देखिए, सामान्यतः मतलब आमतौर पे भाषा के 3 रूप माने गए हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। परंतु बच्चों, मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप ही माने गए हैं। मतलब सामान्यतः तो 3 रूप हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार की भाषा मानी गई है। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है बच्चों लिखित भाषा। तो आइए जान लेते हैं कि मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। तो देखिए बच्चों, मौखिक भाषा जब अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है। अर्थात जब हम कोई चीज बोलकर किसी को बता रहे हैं या अपने भाव या अपने विचार, अपने मन की बात अगर हम बोलकर बता रहे हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक भाषा का दूसरा पॉइंट है बच्चों, यह भाषा का प्राचीन और मूल रूप है। मौखिक भाषा मतलब भाषा का प्राचीन और मूल रूप यही है बच्चों, मौखिक भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, भाषण, वाद विवाद, नाटक, संवाद बोलना, बातचीत आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। अर्थात बच्चों, जब हम मुख से बोलकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह मौखिक रूप होता है। और मौखिक रूप के अंतर्गत क्या जाता है बच्चों? भाषण, वाद विवाद, नाटक, संवाद बोलना, ये सब बच्चों मौखिक भाषा के रूप हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा जब भावों और विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कहने का मतलब है बच्चों कि जब हम लिखकर अपने मन की बात, अपने भाव, अपने विचार प्रकट करते हैं या दूसरों को बताते हैं, कैसे? लिखकर, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होता है। स्थायी रूप का बच्चों मतलब है कि लिखित है कोई चीज तो वो परमानेंट के लिए हो गई, लिखित रूप में हो गई, स्थायी रूप है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है बच्चों, पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन लिखित भाषा के रूप हैं। अर्थात बच्चों, पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, जब भी हम लिखकर अपने भाव या विचार को प्रकट करेंगे बच्चों तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है मातृभाषा। अगला पॉइंट है बच्चों मातृभाषा। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, मातृधन भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। जन्म के बाद बच्चा सर्वप्रथम अपनी माता और परिवार से जो भाषा सीखता है बच्चों, उसे मातृभाषा कहते हैं।
समझिए बच्चों, जब किसी शिशु का जन्म होता है एक परिवार में, तो वो अपने परिवार में अपनी माँ से, अपने परिवार वालों से जो भाषा पहले सीखता है, सर्वप्रथम सीखता है, वही भाषा उस बच्चे की मातृभाषा कहलाएगी। अगला पॉइंट है बच्चों, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है बच्चों राष्ट्रधन भाषा, अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। अर्थात बच्चों, जिस भाषा का प्रयोग किसी भी देश के अधिकतर लोग, अधिकांश लोग, कहने का मतलब है बच्चों कोई भी देश है, सिर्फ भारत ही नहीं, कोई भी देश है, उस देश की अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करेगी बच्चों, वही भाषा वहां की राष्ट्रभाषा कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों राजभाषा। राजभाषा का अगर बच्चों हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा राजधन भाषा, अर्थात राज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है बच्चों, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। अर्थात कोई भी देश है, उस देश का काम काज जो है, जिस लैंग्वेज में काम काज, कार्यालयों के काम काज, सरकारी दफ्तर के काम काज जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में होंगे बच्चों, वही भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है। अगला पॉइंट है बेटा, देखिए भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। कहने का तात्पर्य है बच्चों की 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसी वर्ष को याद करने के लिए बेटा कि किस दिन भारतीय अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इसी को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का अर्थ है बच्चों संपर्क भाषा, अर्थात संपर्क की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा बच्चों हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा बच्चों अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो देखिए बच्चों भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है बच्चों, जिसमें जिसके नाम निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी, असमिया, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, गुजराती, डोगरी, बोडो, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, सिंधी, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, मराठी, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, मलयालम और संथाली। तो बच्चों ये हैं हमारे भारतीय संविधान की 22 भाषाएं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बोली। अब बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, अर्थात सीमित क्षेत्र में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं बच्चों, जो भाषा बहुत विस्तृत क्षेत्र में नहीं प्रयोग होती है, बल्कि किसी सीमित अर्थात
कम क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, लिमिटेड एरिया में प्रयोग की जाती है, वह बोली कहलाती है, वो भाषा बोली कहलाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, अर्थात बोली का क्षेत्र कैसा होता है बच्चों? सीमित। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। बोली को बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में भी साहित्य की रचना की है। कहने का मतलब बेटा केवल भाषाओं में नहीं बल्कि बोलियों में भी कुछ साहित्यों की रचना हुई है। जैसे सूरदास जी ने सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में की है। सूरदास जी ने सूर सागर की रचना बच्चों ब्रज भाषा में की है। और साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तथा कवितावली अवधी भाषा में लिखी है बच्चों। और विद्यापति जी ने भी पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। परंतु बच्चों बोलियों में रचनाएं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बोलियों में रचनाएं नहीं है, बोलियों में रचनाएं हैं परंतु कम रचनाएं हैं। और उनमें से जो मुख्य थी बच्चों वो आपको बता ही दी गई है ऊपर कि सूरदास जी ने सूरसागर की ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा कहा जाता है बट वो बोली है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित और कवितावली की रचना बच्चों अवधी भाषा में की है। और अवधी भी क्या है? बोली है, कहा भाषा जाता है। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की और मैथिली भी क्या है? एक बोली है बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों लिपि। अब देखिए लिपि किसे कहते हैं, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अर्थात बच्चों हम कोई भी भाषा कैसे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं ABCD करके, हिंदी में लिख रहे हैं क ख ग घ करके, तो इस तरीके से क्या है भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को, मतलब हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उनको अंकित करने के लिए अर्थात उनको लिखने के लिए निश्चित किए गए अर्थात जो पहले से फिक्स की गई है चिन्हों की व्यवस्था, उसे ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अर्थात बच्चों हमारे मुख से जो भी ध्वनियां निकलती हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह पहले से ही निर्धारित किए गए हैं बच्चों, वह चिन्ह लिपि कहलाते हैं। एक बार पढ़ देती हूँ बच्चा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है आपके लिए। मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। आइए बच्चों थोड़ी सी कुछ भाषाएं हैं जो मुख्य भाषाएं और उनकी लिपियों के बारे में जान लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, बोडो, कोंकणी, नेपाली, संथाली, इन 7 भाषाओं की बच्चों जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, बोडो, कोंकणी, नेपाली, संथाली की भाषा बच्चों भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। अगला देख लीजिए उर्दू का। उर्दू की बच्चा जो लिपि है वो फारसी लिपि है और पंजाबी की जो लिपि है बच्चों वो गुरमुखी लिपि है। बंगाली की बांग्ला लिपि, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मन भाषा की जो लिपि है बच्चों वो है रोमन लिपि। कौन सी लिपि है बच्चों? रोमन लिपि। उड़िया भाषा की लिपि बच्चों उड़िया लिपि ही है। उड़िया भाषा की लिपि ओडिया लिपि है। अब आइए बच्चों कुछ हम देवनागरी भाषा की लिपि की विशेषताओं पर भी ध्यान दे लें, उसकी विशेषताओं पे भी एक नजर डाल लें। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। इस भाषा में, इस लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। अर्थात देवनागरी लिपि में एक चिन्ह के लिए, एक ध्वनि के लिए बच्चों एक चिन्ह निर्धारित है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है
इसका अगला पॉइंट है बच्चों, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अर्थात बच्चों देवनागरी लिपि को जब हम लिखते हैं तो वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अगला हमारा पॉइंट है बच्चों साहित्य। अब हम जान लेते हैं कि साहित्य किसे कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। संचित का अर्थ है बच्चों कि जिसको हमने संरक्षित करके बचा कर रखा है वो संचित है, और कोश का अर्थ होता है बच्चों भंडार। तो ज्ञान की जो बातें हैं, ज्ञान की जो जानकारी है, उसको, उसके भंडार को, ज्ञान के भंडार को जो हमने संभाल कर रखा है वही साहित्य है बच्चों। तो ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। इसको लिखने की दो विधाएं हैं। अर्थात बच्चों साहित्य को दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला है गद्य और दूसरा है बच्चों पद्य। अर्थात गद्य या पद्य दो विधाओं में साहित्य की रचना होती है या की जाती है। आइए तो जान लेते हैं कि गद्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। गद्य के अंतर्गत निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, पत्र आदि होते हैं। अर्थात बच्चों जो गद्य होता है उसकी विधा के अंतर्गत हम उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, पत्र आदि को सम्मिलित करते हैं। अब पद की बात कर लेते हैं बच्चों। पद के अंतर्गत क्या आता है? पद के अंतर्गत गीत और कविताएं होती हैं। अर्थात गीत और कविताएं पद के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों व्याकरण। आइए जान लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है बच्चों जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। या हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना व शुद्ध बोलना सिखाता है। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। व्याकरण का अध्ययन बच्चों सामान्यतः 3 स्तरों पर किया जाता है। अर्थात व्याकरण का अध्ययन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है बच्चों वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हम वर्णों पर अध्ययन करते हैं। दूसरा है शब्द विचार, जिसके अंतर्गत हम शब्द की रचना, उत्पत्ति, बनावट आदि के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है बच्चों वाक्य विचार। तीसरा क्या है बच्चों? वाक्य विचार। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देती हूँ। वाक्य विचार, वाक्य विचार के बारे में बेटा हम वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें जो भी आप लोगों के लिए स्लाइड्स तैयार की गई वो कैसी आप लोगों को लगी, पसंद आई कि नहीं आई? ये पूरा व्याकरण का पोर्शन बच्चों आप लोग को अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इसी प्रकार की सरल व्याख्यान के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।